हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इज एन एलैबोरेशन ऑन द थंबनेल यू जस्ट सॉ। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का एक आर्टिकल है ये, व्हाट कॉजेज मेमोरी लॉस आफ्टर कोविड, न्यू स्टडी हैज आंसर्स। देखिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमने बहुत ही फ्रीक्वेंटली लोगों में देखी थी कोविड के बाद। जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स एक ये भी था कि थोड़ी मेमोरी लॉस हो रही थी बहुत सारे केसेस में। तो उसी का आंसर कुछ रिसर्च पेपर्स ने यहाँ पे दिया है और आंसर ये है कि जो SARS-CoV-2 वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, देखिए मोर और लेस हर चीज जो भी किसी सिम्टम से या किसी दिक्कत से रिलेटेड है कोविड की अगर हम बात करें तो वो उसके स्पाइक प्रोटीन में ही है। तो यहाँ पे भी जो SARS-CoV-2 वायरस का स्पाइक प्रोटीन है जो बेसिकली ह्यूमन सेल्स में वायरस की एंट्री को अलाउ करता है, आप जानते हैं, दिस स्पाइक प्रोटीन कैन ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी लॉस। ओके, मोस्ट प्रोबेबली यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेमोरी लॉस एज अ पार्ट ऑफ द पोस्ट कोविड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इन माइस। तो ह्यूमंस में भी हमने यही देखा है और हमने जब माइस पे ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो हमें यही देखने के लिए मिला है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला कि हमने माइक्रोग्लिया के नंबर में इंक्रीज देखा और उसकी एक्टिवेशन स्टेट में भी हमने काफी इंक्रीज देखा है। ठीक है, तो एक्टिवेशन से मतलब वो बहुत एक्टिव हो गया। अब अभी हम देखेंगे माइक्रोग्लिया क्या होता है। तो रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने स्पाइक प्रोटीन को माइस की ब्रेन में इंजेक्ट किया या इन्फ्यूज किया तो उसने बेसिकली ब्रेन ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, माइक्रोग्लिया के नंबर्स को बढ़ा दिया और माइक्रोग्लिया को एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब माइक्रोग्लिया क्या है बेसिकली, तो देखिए माइक्रोग्लिया अगर आप देखें तो यहाँ पे माइक्रो इज मतलब स्मॉल एंड ग्लिया इज ग्लू। तो स्मॉल ग्लू अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत छोटे छोटे से सेल्स ऐसे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रोमिनेंट इम्यून सेल्स की तरह एक्ट करते हैं। ये पहले ऐसे सेल्स होते हैं व्हेनेवर समथिंग वुड गो रॉन्ग विद योर ब्रेन, दीज आर द सेल्स जो एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ये इम्यून सेल्स हैं आपके ब्रेन के। ठीक है, कोई पैथोजन या कोई भी चीज, कोई फॉरेन जो आपके खिलाफ एक्ट कर रही है आपके ब्रेन के खिलाफ, तो माइक्रोग्लियल सेल्स जो हैं दे वुड बिकम एक्टिव। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे ब्रेन के 10 to 12% ऑफ द सेल्स जो हैं वो माइक्रोग्लियल सेल्स ही हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे लिखा है, इट्स अ टाइप ऑफ ब्रेन सेल जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। Okay, and it plays an essential role in neuroinflammatory diseases. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो माइक्रोग्लिया आई थिंक आपको ये समझ आ गया। तो होता क्या है पूरा प्रोसेस अगर हम ब्रीफली देखें, explain that the activation of TRL4 receptor by the viral spike protein induces neuroinflammation leading to the elimination of synaptic proteins by microglia through a phagocytosis process। तो देखिए क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन है वायरस का, उसने एंटर किया ब्रेन में, उसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया एक रिसेप्टर को जिसका नाम TRL4 रिसेप्टर है। आपको याद नहीं रखना क्या होता है क्या नहीं होता, टोल वैसे खैर आप छोड़िए। तो उस रिसेप्टर को उसने एक्टिवेट किया, वो जो वायरल स्पाइक प्रोटीन आया है। और ऑफ कोर्स जब आप किसी भी चीज के साथ, हमारे किसी भी ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ी होती है तो इन्फ्लेमेशन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लेमेशन होती है। तो वही यहाँ पे क्योंकि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन होती है। और न्यूरो इन्फ्लेमेशन जैसे ही अगर कुछ हमें पता चला तो सबसे पहले एक्टिव कौन हो जाएगा, माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स एक्टिव हो गए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, साइनेप्टिक प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, फेगोसाइटोसिस शुरू कर दिया साइनेप्टिक प्रोटीन्स का। अब आप जानते हैं जो साइनेप्टिक प्रोटीन्स हैं वही इन्वॉल्व होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करने में, और न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही आप अपने सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं, आप अपने बॉडी मूवमेंट्स कर पाते हैं, आप चीजें याद कर पाते हैं। उसके बिना, सिग्नल के ट्रांसमिशन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब माइक्रोग्लिया ने साइनेप्टिक प्रोटीन्स का ही फेगोसाइटोसिस शुरू कर दिया, उसको खाना शुरू कर दिया स्केवेंजर की तरह, ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारे साइनेप्टिक प्रोटीन्स कम होने लगे और हमने धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पे डिलेड मेमोरी इंपेयरमेंट देखी, यानी कि दोबारा से आपकी याददाश्त वापस आ जाती है और इतना बड़ी दिक्कत नहीं होती, पर कुछ समय के लिए आप थोड़ी थोड़ी चीजें भूलने लगते हैं। ठीक है, तो आपको जो मेमोरी इंपेयरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके,
ऑब्जर्व्ड इन बोथ माइस एंड ह्यूमंस। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि फिनलैंड, as Finland joins NATO, why is Turkey making Sweden wait? आप जानते हैं जैसे ही रशियन इन्वेजन हुआ था यूक्रेन का, तब से दो ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने न्यूट्रल स्टैंड को या नॉन अलाइनमेंट स्टैंड, नॉन अलाइनमेंट बाय दैट वर्ड आई मीन जो मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट वाले स्टैंड को गिव अप कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि देखिए हमें भी सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि हम विसिनिटी में रहते हैं किसके, रशिया की। अब रशिया खुद को एक एक्सपेंशनरी स्टैंड पे लेके जा रहा है तो हमें भी खतरा है, तो नेटो हमें वो प्रोवाइड कर सकता है, जो कलेक्टिव डिफेंस का उसमें क्लॉज है वो हमें भी चाहिए क्योंकि हमें डेफिनेटली, हम छोटे देश हैं, किसी तरह की कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें ज्वाइन करना है। अब क्या हुआ है, फिनलैंड तो अब फाइनली 31st मेंबर ऑफ नेटो बन गया है, 30 मेंबर्स इससे पहले थे, और फाइनली लेकिन जो स्वीडन है, स्वीडन को टर्की वेट करवा रहा है। अभी तक फिनलैंड को भी टर्की ही वेट करवा रहा था, लेकिन स्वीडन के केस में टर्की के साथ साथ हंगरी भी है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या केस है पूरा। ऑफ कोर्स आप ये सब कुछ जानते हैं कि कर्डिश मिलिशियाज उनको पनाह देते हैं स्वीडन, और फिनलैंड ने तो अग्री कर लिया था कि हम जितने भी ऐसे हैं उनको एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, तो उन्होंने काफी लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया भी। तो लेकिन स्वीडन है वो कर्डिश, जो आप जानते हैं सेपरेटिस्ट टर्की में बसे हुए हैं, जिनको एक टेररिस्ट मानती है टर्की, और ईरान भी मानती है, क्योंकि जो कर्डिस्तान है, आप जानते हैं कर्डिस्तान एक इमेजिनरी कंट्री है। तो अगर आपके दिमाग में एक कंट्री है तो कहीं रीजन आप ईरान से लेंगे, थोड़ा सा रीजन आप इराक से लेंगे, थोड़ा सा आप टर्की के ईस्ट रीजन से लेंगे, है ना। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है अपने देश का। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी की कंट्री में से एक ऑफ कोर्स जिसको पूरे लोग कंट्री मानते हैं उसमें से कुछ तोड़ना चाहेंगे तो आपको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है कंट्री में, सेपरेटिस्ट या फिर, ठीक है। तो वही यहाँ पे केस है। तो जैसा कि अब देखिए मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आपके प्रीलिम्स बिल्कुल ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको रशिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगी रशिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज नहीं है, यानी कि बॉर्डरिंग कंट्रीज, वो याद कीजिए रादर देन कौन सी कंट्री है, क्योंकि उसी तरह के ऑप्शंस, आप इतनी सारी कंट्रीज नहीं याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इफेक्टिवली आपको सब याद रहेगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जो भी बातें मैंने बोली काफी लॉजिकल वे में वो सुन ली तो आप ये आंसर सही मार्क करके आएंगे, ठीक है। 14 कंट्रीज हैं, 14 याद रहे ना रहे, क्वाइट प्रोबेबल कि ना याद रहे, तो इसीलिए। और साथ ही में यूक्रेन के आसपास भी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, दैट्स इवन ईजियर, क्योंकि 6 ही कंट्रीज हैं, वो भी आप याद करके जाइए, देख के जाइए एक बार, ठीक है। आई वुड एक्सप्लेन टू यू, डू नॉट वरी। पहले हम देख लेते हैं न्यूज क्या है। अब आप जानते हैं स्वीडन, जैसे कि मैंने बताया, स्वीडन पाथ टू नेटो मेंबरशिप रिमेन्स ब्लॉक्ड बाय टर्की एंड हंगरी एज नेबर फिनलैंड। अब देखिए नेबर फिनलैंड तो ज्वाइन कर गया है, स्वीडन हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड। ओके, एनालिस्ट डू नॉट एक्सपेक्ट टर्की टू रैटिफाई। तो एनालिस्ट का ये कहना है, हम इनफैक्ट जब तक मई 14 के इलेक्शंस नहीं हो जाते जो टर्की में पेंडिंग है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि स्वीडन की एप्लीकेशन को रैटिफाई किया जाएगा टर्की द्वारा। अब देखिए ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको नेटो में मेंबरशिप चाहिए तो नेटो के हर एक मेंबर को उसको रैटिफाई करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन को, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। और ये क्वाइट लॉजिकल, अगर ऐसा कोई आपके पेपर में स्टेटमेंट लिखी आ जाती है और आप न्यूज़ सिर्फ हेडलाइंस भी पढ़ते हैं कि टर्की की वजह से रुक रहा है, टर्की की वजह से रुक रहा है, तो एक मेंबर 30 मेंबर अलायंस में से अगर किसी चीज़ को रोक पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यूनानिमस वे में ही चीज़ों को कंसेंसस दिया जाएगा, है ना। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट लॉजिकल। ओके, अब देखिए यहाँ पे मई 14 में को इलेक्शन होने वाला है टर्की में, और ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा पोल कैंपेन का मुद्दा बनेगा। टर्की में आप जानते हैं वैसे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 85%, 84%, है ना, फॉर वेरियस रीजंस, करप्शन और बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए अब ये एक और मुद्दा मिल गया है कि हम स्वीडन को मेंबरशिप नहीं देंगे नेटो की, और उस पर रैली करना ये बहुत आसान हो जाता है। नेशनलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, आइटम्स होती हैं, उस पे लोगों को रैली करना, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे भी देखेंगे। हंगरी सीन, अब ऑफ कोर्स अगर टर्की कर देगा ना रैटिफाई, तो एनालिस्ट का ये कहना है कि हंगरी भी कर देगा। वाई डज स्वीडन वांट टू, अब स्वीडन क्यों चाहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया रीजंस क्या हैं, दोनों कंट्रीज ने इसीलिए सोचा था कि हमें भी कलेक्टिव डिफेंस चाहिए। द मेजोरिटी ऑफ नेटो मेंबर्स क्विकली रैटिफाइड देयर एप्लीकेशंस,
क्योंकि देखिए आप जानते हैं फिनलैंड फिनलैंड 1300 किलोमीटर्स बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, लेकिन स्वीडन नहीं करता। आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको कह रही थी याद वो रखिए कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर नहीं करती टर्की को। अब ये 2 कंट्रीज न्यूज में है काफी अपनी नेटो की मेंबरशिप के लिए, यानी कि रशिया को कौन नहीं बॉर्डर करता, तो ये 2 कंट्रीज हैं बेसिकली अपनी नेटो की मेंबरशिप के लिए न्यूज में। ठीक है, तो इसमें से डेफिनेटली एक कंट्री ऐसी है जिसका सबसे इमीडिएट कंसर्न ही यही है कि मेरी बॉर्डरिंग नेशन है रशिया और वो हमें इन्वेड कर सकता है कभी भी, तो वो फिनलैंड है। लेकिन जो स्वीडन है, अगर आप मैप थोड़ा वर्ल्ड मैप देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा फिनलैंड के नीचे स्वीडन है, तो कैसे बॉर्डर करेगा वो रशिया को। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सारे नेटो के मेंबर्स को ये लगा कि डेफिनेटली बाल्टिक जो एरिया है उसमें हम देखेंगे काफी स्ट्रेंथन हो तो ये नेटो को, अगर ये दोनों मेंबर्स भी ज्वाइन हो जाएंगे तो। आफ्टर ऑब्जेक्शंस द टर्किश पार्लियामेंट गेव इट्स अप्रूवल। तो इनिशियली हमने देखा ऑब्जेक्शंस फिनलैंड के प्रति भी थी, पर फाइनली टर्किश पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन स्वीडन को नहीं दिया है। अंकाराज सिक्योरिटी कंसर्न सीरियसली एंड हैज नॉट लिव्ड अप। ओके, तो वही चीज यहाँ पे अंकारा का ये कहना है कि जो भी हमने मैड्रिड में लास्ट ईयर कहा था कि ये हमारी डिमांड्स हैं, उसको स्टॉकहोम ने यानी कि स्वीडन ने एड्रेस करने से मना कर दिया है। अभी तक तो हमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी है कि आप पनाह नहीं देंगे कर्डिश लोगों को, आप उनको एस्केप नहीं करने देंगे, आप उन्हें एक्स्ट्राडाइट करेंगे, आप उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं देंगे, आप हमारे बारे में बुरी बातें नहीं बोलेंगे कि टर्किश जो प्रेसिडेंट है वो ये है, बहुत सारी और चीजें। अब देखिए आपको ये भी पता है कि अभी रिसेंटली, और ये सारे इंसिडेंसेस हमने डिस्कस किए थे स्वीडन में, यानी कि स्टॉकहोम में क्या हुआ था। हमने ये देखा कि कुरान, जो आप जानते हैं कि टर्की एक इस्लामिक देश है और वहां पे कुरान इज द होली बुक, राइट, मुस्लिम होली बुक, उसको जलाया गया था। ठीक है, एम्बेसी के बाहर, टर्की की एम्बेसी के बाहर। ठीक है, फिर साथ में हमने ये भी देखा था जो टर्किश प्रेसिडेंट है अर्डोवन को उल्टा उनके एक स्टैच्यू को उल्टा, एक स्ट्रक्चर को बना के उल्टा लटका दिया गया था। तो ये सारी चीजें हेट क्राइम्स मानता है टर्की, कहता है ये सारे हेट क्राइम्स हैं। लेकिन स्वीडन का ये कहना है कि देखिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ही आता है, लोग जो करना चाहें वो कर सकते हैं, हमारा स्टैंड ये नहीं है। तो आप जानते हैं उस समय मैंने आपको बताया था टर्किश प्रेसिडेंट का ये कहना है कि कहीं कंट्रीज क्या करती हैं, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम के डिस्गाइज में कुछ भी अलाउ कर रही हैं, और कहीं चीजों में इंडिया का स्टैंड भी यही है। ऑल्दो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि ये कॉन्जर्वेटिव स्टैंड है या एंड ऑल ऑफ दैट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जो डिफेमेशन वाला केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया कि जो सेक्शन 499 500 है डिफेमेशन का, उसे हटा देना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो इनफैक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उससे ऊपर आता है राइट टू रेपुटेशन विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ऑल्दो दिस इज हाईली क्रिटिसाइज, सुप्रीम कोर्ट का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स इसके खिलाफ लिख रहे हैं। खैर, लेकिन मैं आपको इंडिया का भी स्टैंड बहुत सारी चीज़ों में क्या है वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं चीज़ों में हमारे जो स्टैंड है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड काफ़ी जायज़ हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कनाडा एक ऐसा देश है जो जहाँ पे अभी रिसेंटली रेफरेंडम हमने देखा, खालिस्तानी रेफरेंडम। अब देखिए, वैसे आप कहते हैं कि हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी की जो सेंट्रलिटी है वो लाई करती है इंडिया पे, राइट, यही कहते हैं आप। लेकिन वैसे आप अपने कंट्री में सिर्फ ये कह के ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आप अलाउ कर देते हैं, 10 लाख लोग उसमें वोट कर रहे हैं आके, किस में, खालिस्तानी रेफरेंडम में। और मांग क्या है, मांग ये है कि शिमला उनको कैपिटल की तरह चाहिए, विच इज एन इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न फॉर अस, इजंट इट। तो बात यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की है ही नहीं, बात यहाँ पे किसी कंट्री के सिक्योरिटी कंसर्न की है। ठीक है, वैसे ही हमें यूके से भी कुछ दिक्कतें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करके बहुत चीजों को अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी। तो ये कहीं ना कहीं टर्की और इंडिया का स्टैंड इस जगह सेम है। Okay, Turkey holds an election on May 14. I have just told you that. अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए एक अच्छा मुद्दा है। एंड व्हाट अबाउट हंगरी, हंगरी क्यों चाहता है कि स्वीडन को मेंबरशिप ना मिले। देखिए, हंगरी का ये कहना है कि जो स्वीडन है उसका एक बहुत ही हॉस्टाइल एटीट्यूड है हमारी तरफ बहुत सालों से, with no reason, कोई उनके पास रीजन भी नहीं है, बेफालतू दे हैव बीन वेरी एंग्री विद अस,
umpteen issues. It is angry about Swedish criticism of prime minister. तो देखिए स्वीडन, वही स्वीडन और नॉर्वे और वेस्ट कंट्रीज, ये आप जानते हैं रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी, इन सारी चीज़ों पे कुछ भी उन्हें दूर से भी दिखता है ना किसी कंट्री में गलत हो रहा हुआ तो उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो वैसे ही हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, उनके भी उनको काफ़ी क्रिटिसाइज करती रहती है स्वीडन के काफ़ी ऑफिशियल्स के रूल ऑफ लॉ नहीं संभाल पा रहे हैं वो एंड ऑल ऑफ दैट। इसीलिए हंगरी और स्वीडन की ये दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन टर्की के केस में हमने क्या देखा, टर्की के केस में ये देखा कि उनकी कुछ लिस्ट ऑफ डिमांड्स है, स्वीडन से, फिनलैंड से भी थी, उन्होंने वो पूरी कर दी। लेकिन इनके केस में, हंगरी के केस में कोई इनकी डिमांड्स नहीं है। उनका कहना है बस हमारा ग्रीवेंस है कि आप ऐसा हमारे साथ बिहेव करते हैं। ओके, अब देखिए ये जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है द मेरठ किलिंग्स ऑफ 1987, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमें कुछ एडिटोरियल्स को डिस्कस करना है विच आर आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए डेफिनेटली डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट पे एक क्वेश्चन आएगा आपके GS2 के पेपर में एंड द PSIR स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली टेक सम हिंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। यहाँ से कई चीज़ें आप डिराइव कर सकते हैं। ऑल्दो जो ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड मैनर में चीज़ें लिखी हैं, इसको इसमें से पॉइंट्स कैसे आप बना सकते हैं दैट आई वुड टेल यू। ओके, तो और हाँ नहीं, एक चीज़ रह गई, ऑफ कोर्स मैं आपको बता रही थी कि टर्की को कौन कौन बॉर्डर करता है, टर्की नहीं रशिया को, ये आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से देश नहीं बॉर्डर करते वो आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि स्वीडन बॉर्डर नहीं करता, तो एक जो ऑप्शन है वो स्वीडन होगा, एक ऑप्शन फिनलैंड होगा। ठीक है, तो उसमें से स्वीडन नहीं करता, तो पहला एलिमिनेशन तो यही आ जाता है। और क्या आपको पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अजरबैजान बॉर्डर करता है और अर्मेनिया नहीं करता। तो आपको क्या रखना है याद कि अर्मेनिया बॉर्डर नहीं करता, ऑल्दो जो सबसे घनिष्ठ रिश्ता है इन दोनों कंट्रीज में से रशिया का, वो अर्मेनिया के साथ है, पर वो बॉर्डर नहीं करता। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आई थिंक जो प्रोबेबल आपके ऑप्शन आ सकते हैं, बेलारूस बॉर्डर करता है। ओके, क्योंकि दोनों की फ्रेंडशिप हम काफ़ी, और रिसेंटली क्या है, न्यूक्लियर जो टैक्टिकल वेपन्स हैं उनको पार्क करने की बात की जा रही है पुतिन द्वारा बेलारूस में, तो ये एक ऑप्शन आ सकता है। और आई थिंक यही सारे जो ऑप्शंस हैं, यूक्रेन तो होगा ही एक ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, पोलैंड होगा, है ना। तो बाकी आप याद रख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, नॉर्थ कोरिया भी बॉर्डर करता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। नॉर्थ कोरिया, इसका भी अगर मैं आपको रैशनल बताऊं या लॉजिक बताऊं थोड़ा सा याद करने का, जो कोरियन वॉर हुई थी, नॉर्थ कोरिया में जो सपोर्ट था, आप जानते हैं कम्युनिस्ट सपोर्ट था, वो इसीलिए था क्योंकि बॉर्डरिंग देश है एंड ऑल ऑफ दैट। थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, तो यही आई थिंक, इससे ज़्यादा जो एलिमिनेशन करने के लिए ये इजी हो जाएगा, इतना भी आप याद रख के जाएं। तो यूक्रेन के केस में ऑफ कोर्स आप याद रखिए बेलारूस, यहाँ इनको भी बॉर्डर करता है, हंगरी बॉर्डर करता है यूक्रेन को। यहाँ पे आप क्या कीजिए, यूक्रेन का मैप खोलिए, और यूक्रेन का मैप आप जैसे ही खोलेंगे आपको उसके राइट में रशिया दिखेगा, उसके नॉर्थ में बेलारूस दिखेगा, फिर एक साइड पे नॉर्थ वेस्ट में पोलैंड दिखेगा, फिर स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। ठीक है, तो ये सारे आप, मोल्डोवा, तो ये सारे कंट्रीज आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। 6 ही कंट्रीज है, आई थिंक इट बिकम्स ईजियर। ओके, अब हम ये आर्टिकल देख लेते हैं डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट पे। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द हाउस ऑफ एब्सेंसेस, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। ना ही जो रूलिंग पार्टी है वो सिंसियरली बिहेव कर रही है, ऐसा ये ऑथर कहती हैं, और ना ही ऑपोजिशन, और ये बात आप जानते हैं। ठीक है, फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स पार्लियामेंट हैज़ फॉलोड अ रादर सिमिलर रूटीन। पार्लियामेंट का एक ही रूटीन है पिछले कितने हफ्तों से जो हम देख रहे हैं। दोनों हाउसेज में क्या होता है, अभी 1-2 मिनट हुए होते हैं, 10 मिनट मैक्सिमम, और वो एडजर्न हो जाते हैं हाउस, है ना। तो इवन ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि यूनियन बजट तक को एक डिस्कशन के बिना पास करना पड़ा। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ओके, सारा फोकस क्योंकि किस बात पे था, गवर्नमेंट का, यानी कि रूलिंग पार्टी का डिमांड ये था कि राहुल गांधी जी अपोलोजाइज करें। ठीक है, जो उन्होंने बाहर बोला, कैम्ब्रिज वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। और ऑपोजिशन भी कम नहीं है, ऑपोजिशन की इंसिस्टेंस ये थी कि अडानी इशू पे JPC बिठाइए। ठीक है, तो ये अपनी गुहार लगाते रहे, वो अपनी तरफ से ये बोलते रहे, और रिजल्ट क्या हुआ, एक और वॉश्ड आउट सेशन हमें मिला। ओके, तो ये चीज़ देखिए आप, यहाँ से पहला पॉइंट आपके लिए क्या मिलता है। आप देखिए क्या है ना, जो आपके ऑप्शनल्स होते हैं, ऑप्शनल्स में यू कैन गो ऑन एंड राइट इन एन इलेबोरेटेड मैनर। इनफैक्ट आप वहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, वहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं।
आपके अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में काफ़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है ये आपका ऑप्शन। आप इतना, पहली बात तो स्पेस ही नहीं होती, फिर उसके बाद बहुत कंसाइज क्रिस्प पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट हमें निकलता है कि रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन, और द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन अपनी डिमांड्स के माध्यम से दे लीड टू अडजर्नमेंट, है ना, अडजर्नमेंट ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। At the time when India's parliament is in deep crisis, here's a point to ponder. Both the two architects of the two main parties, हम देखते हैं, देखिए कांग्रेस और बीजेपी, अगर हम दो मेन पार्टीज देखें जिनके बीच में ही राइवलरी रहती है मोस्टली, है ना, तो अगर हम देखें इनके जो चीफ आर्किटेक्ट्स थे, बीजेपी के बारे में सोचते ही हमें हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ जाती है, और कांग्रेस के बारे में सोचते ही हमें हमेशा नेहरू जी की याद आ जाती है। लेकिन दोनों डिफरेंट पार्टीज को बिलोंग करने के बावजूद एक कॉमन ट्रेड को शेयर किया करते थे, और यही चीज शायद हमें सीखनी चाहिए आज के पार्लियामेंटेरियंस को दोनों से। ओके, दे वर बोथ अबव ऑल पैशनेट पार्लियामेंटेरियंस एंड डाई हार्ड लोकसभा मैन। तो आपके लिए यहाँ से क्या पॉइंट निकलता है कि वो जो पार्लियामेंटेरियन, जो दे आर पॉलिटिशियंस, जो आज के एमपीज हैं, दे आर पॉलिटिशियंस बट नॉट पार्लियामेंटेरियंस, और लोकसभा मैन, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये एक आप डिराइव कर सकते हैं यहाँ से पॉइंट। देयर पार्लियामेंट्री स्पीचेस आर एनॉर्मस। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, डिप्लॉयड विद विट एंड फ्लेयर। आप जानते हैं कि कितना कितना विट है इनकी स्पीचेस में, अभी भी अवेलेबल है, अगर आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। बोथ नेहरू एंड वाजपेयी वर पार्लियामेंटेरियन पीएम्स, डेफिनेटली सो, दे वर पार्लियामेंटेरियन पीएम्स, रेगुलरली सिटिंग थ्रू क्वेश्चन आवर, फेसिंग अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम वाजपेयी जी का केस डिस्कस करें तो उनके ब्यूरोक्रेट्स कंप्लेन किया करते थे कि उनको पीएमओ तक लेके आने में इतनी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो पार्लियामेंट में ही बैठे रहते थे, सारी स्पीचेस सुनते थे एंड तक। ओके, तो ये चीज हमें पता चलती है। और इनफैक्ट हम अब क्या देख रहे हैं, एब्सेंटिज्म देख रहे हैं बहुत ज्यादा, कितनी कम अटेंडेंस होती है हमारे लीडर्स की। नेहरू टुक पार्लियामेंट सो सीरियसली, जैसा कि वाजपेयी जी अपने एक मेमोयर में लिखते हैं, वाजपेयी जी नेहरू जी के बारे में लिखते हैं कि नेहरू जी इतना सीरियसली पार्लियामेंट को लिया करते थे दैट पार्लियामेंट वाज नेहरूज सेक्रेड टेम्पल। His very presence charged the atmosphere in the house, lending it great prestige, greater seriousness. For Nehru, Parliament was free India's supreme achievement. Parliament हमारे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मिस्टर नेहरू के लिए एक ऐसा फोरम था जहाँ पे जो रिपब्लिक है वो डिबेट कर सकती है। नेहरू नॉट ओनली अटेंडेड पार्लियामेंट रेगुलरली बट वॉज एक्सट्रीमली पंक्चुअल इन अराइविंग। जैसे कि हम ये बातें तो जानते हैं, इनफैक्ट जैसे ही अभी क्या होता है, स्पीकर बोलते रह जाते हैं, अरे आप बस कीजिए, उनको बोलने दीजिए, आप बैठ जाइए, इतनी न्यूसेंस, कोई बोलता है तो स्लोगनबाजी शुरू हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। मैं जैसे ही जो उस समय के स्पीकर थे जीवी मावल अंकल, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि बेल बजा दी जैसे ही, तो नेहरू वुड स्टॉप, इवन एवरी सिंगल पार्लियामेंटेरियन वुड डू दैट। ओके, तो इस तरह की रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के ऑफिसर्स के लिए। तो आप अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिक्लाइन इन रिस्पेक्ट फॉर say the post, the constitutional post like speaker, है ना, the chairman and all of that, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इवन इनफैक्ट ये भी लिख सकते हैं, रेजिंग स्लोगन्स इन द हाउस, है ना, पार्टिजन स्लोगन्स लिख सकते हैं आप, इवन व्हेन नॉट प्रेजेंट इन द लोकसभा। और जैसे कि नेहरू जी के बारे में ये लिखा है कि अगर वो लोकसभा में नहीं भी होते थे तो सारी डिबेट्स अपने रूम में बैठ के सुना करते थे माइक्रोफोन से, और जैसे ही उनको लगता था कुछ इंटरेस्टिंग सी डिबेट शुरू हो गई, ही वुड रश टू द पार्लियामेंट, द हाउस। ओके, नेहरू सैट थ्रू रिपीटेड अटैक्स। आप जानते हैं कि अटैक्स, इनफैक्ट वाजपेयी जी खुद बहुत अटैक किया करते थे, ऑफकोर्स वर्बल अटैक्स, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिशन में थे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि नेहरू सैट थ्रू रिपीटेड अटैक्स ड्यूरिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो उनके खिलाफ लाया गया था आचार्य कृपलानी द्वारा, और जो हर एक चार्ज उन पे लगा था उन्होंने बहुत ही कामली हर एक चार्ज को आंसर किया था। आज ऐसा हो सकता है? आज कौन किसी भी चार्ज जो उन पे लग रहा है उसको आंसर करता है? घुमा फिरा के बात, क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, आंसर कुछ और दे देते हैं कि दिस इज, आई थिंक आई शुडंट गो इनटू दैट, यू नो वेरी वेल। सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया, तो देखिए एक बारी सोशलिस्ट लीडर जो राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने क्या कहा कि नेहरू कोई एरिस्टोक्रेट नहीं है। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि इनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक चपड़ासी थे मुगल कोर्ट में। तो उन्होंने इतनी तेज चिल्लाई ये बात, तो फिर नेहरू जी ने इसको काउंटर किया, तो कहते हैं आई एम तो वेरी ग्लैड, है ना, कि जो ऑनरेबल मेंबर हैं उन्होंने एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम अ मैन ऑफ द पीपल। ओके, तो दिस इज हाउ डिबेट यूज्ड टू बी एट दैट टाइम।
ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर पार्लियामेंट्री टैलेंट्स। इनफैक्ट जो वाजपेयी जी को इतना लोगों से, एमिनेंट पीपल्स इंट्रोड्यूस करवाने वाले वो नेहरू जी थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का टैलेंट उसमें उनमें देखा था। It was on the floor of the house that Nehru admitted that his personal aid to, okay, in fact, PM के माध्यम, देखिए अभी क्या होता है कि अभी ये फिक्स्ड है कि जब भी कोई भी पार्टी पावर में है, उनके तरफ का जो इंसान है वो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि वो जेल जाएगा या उसका डिसमिसल होगा किसी बात पे, बहुत रेयरली, ठीक है। लेकिन उस समय पे ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे पीएम नेहरू ने अपने जो एक पर्सनल एड थे माथाई, आप जानते हैं कि उनसे जो गलती हुई थी, उन्होंने कहा था कि प्रिविलेजेस कमेटी को उनको रेफर किया जाए, और देन ही वाज डिसमिस्ड। तो फिर वाजपेयी जी ने लिखा था अपने मेमोइर्स में कि व्हाट पंडित नेहरू सेड इन द हाउस ओवर माथाई शुड बी अ गाइडेंस फॉर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, वैसे ही वाजपेयी जी भी अपनी स्पीचेस को बहुत मेटिकुलसली प्रिपेयर करके जाया करते थे। आज नहीं, आज तो क्या होता है, कुछ बोलना थोड़ा होता है, नहीं मतलब डिस्कशन चीज़ों पे थोड़ा हो रही है, इधर उधर की बातों पे डिस्कशन होती है। और तो देखिए, मैं एक और बात बताना चाहूँगी आपको। ये एक आर्टिकल है, आपको लगेगा कि शायद मेरा व्यू पॉइंट या फिर आपके आंसर को भी इतने तक ही सीमित रखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्टिकुलर डिक्लाइन इन पार्लियामेंट पे हम कम से कम 10-15 आर्टिकल्स को पढ़ चुके हैं, और हर आर्टिकल में से मैंने आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की है, क्योंकि वो जो ऑथर हैं वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ रहे थे। तो अमेलगेमेट ऑल ऑफ देम, कि जैसे अभी भी हैं बहुत सारे आप देखेंगे जो सम्मान अवार्ड्स मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छी डिबेट करते हैं, जो बढ़ चढ़कर जिनकी अटेंडेंस अच्छी है, जो बढ़ चढ़कर डिबेट करते हैं, तो ये इन लोगों को अभी भी अवार्ड्स मिलते हैं। तो जब आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपकी पार्लियामेंटेरियनशिप के लिए, तो इट्स गुड, इट इज़ अ पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ गुड थिंग। तो आप ये काउंटर में लिखेंगे कि नहीं है, ठीक है। पहले आपने फॉर में लिख दिया कि हाँ डिक्लाइन में है पार्लियामेंट, फिर उसके बाद अगेंस्ट में लिख दिया कि कुछ अच्छे चीज़ें भी हम देख रहे हैं, रेज ऑफ होप भी देख रहे हैं। फिर उसके नीचे आप ये अवार्ड्स लिखिए, जैसे मनोज के झा जी को आई थिंक अवार्ड मिला है, बहुत सारे और लोगों को रिसेंटली अवार्ड मिला है, एंड ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियन ऑलमोस्ट। अब आप जानते हैं वाजपेयी जी अपने पूरी लाइफ में ऑलमोस्ट, अगर हम उनका लास्ट टेन्योर हटा दें, तो ही वॉज एन ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियन, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो उनके पूरे, जब वो ऑपोजिशन में थे और वैसे अदरवाइज ऑल्सो, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए 22 बिल्स, और 20 इसमें से तब जब वो ऑपोजिशन में थे, और इसमें से 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स थे। तो देखिए, इससे क्या पता चलता है कि आप हर एक चीज़ को सुन रहे हो। ओके, आप सच में एक बदलाव चाहते हो, तभी तो आप बिल्स लेके आ रहे हो। आप बदलाव चाहते हो, पढ़ते हो। एक लाइब्रेरी है पार्लियामेंट में, उसको कितने लोग यूज करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फर्वर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। ओके, पॉलिटिक्स से तो करनी है, वहां जाके कर लेंगे, बाहर भी यही कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। इनफैक्ट एक डेटा है, अगर आप जाएंगे लोकसभा सेक्रेटेरिएट के वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां से डेटा आपको मिल जाएगा कि कैसे जो लाइब्रेरी है लोकसभा की, उसको कितने ही लोग आप कह सकते हैं कि उसमें कितने ही लोग आते हैं और पढ़ते हैं बैठ के, चीज़ों के बारे में, रूल्स के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। Okay, contrast this to the way in which today's politicians view parliament. Citizens are recently, okay, citizens recently saw photos of parliament. वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनकी जो अटेंडेंस है, ही इज़ हार्डली अटेंडिंग द पार्लियामेंट, एंड सो इज़ मिस्टर राहुल गांधी। मिस्टर राहुल गांधी की भी जो अटेंडेंस है, इट इज़ वे बिलो द नेशनल एवरेज। लेकिन अब तो खैर वो एमपी, उनकी एमपीशिप पे ही अभी दिक्कत आई हुई है। तो खैर, रूल 267। अब एक और चीज़ यहाँ से हमें पता चलती है। तो पहले तो आप क्या लिखेंगे, अटेंडेंस वाली चीज़ भी लिख देंगे, पार्लियामेंट वाली इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन के बारे में भी लिख देंगे, स्लोगन्स के बारे में भी लिख देंगे, ठीक है। और क्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत रीसेंट चीज़ें भी लिखिएगा, जैसे कि रूल 267 को बार बार ऑपोजिशन इवोक करने की कोशिश कर रहे थे कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो इश्यूज होते हैं, मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि चाइना हमारे बॉर्डर पे है, या तवांग क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो भी आज का बिजनेस है उसे रद्द करके ये अर्जेंट पब्लिक नोटिस वाली चीज़ों को रूल 267 के तहत उठाया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स उनको ऐसा अलाउ नहीं किया गया, डिबेट्स वर नॉट अलाउड। तो ये आप लिख सकते हैं, रूल 267 का आप मेंशन कर सकते हैं, डिबेट्स नॉट अलाउड अंडर रूल 267, ब्रैकेट में लिखिए अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर्स। ओके, एग्जाम्पल चाइना एंड हिंडनबर्ग रिसर्च, दैट्स इट, as crisp and precise as possible.
ओके, देयर हैज़ बीन लिटिल डिबेट ऑन, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ऑर्डिनेंस एक और जो आपको पॉइंट मिलता है, यहाँ नहीं लिखा पर ऑफ कोर्स ये अभी तक तो आपकी जो अगर आप ये सिर्फ वीडियोस भी सुन रहे हैं, आई थिंक बहुत चीज़ें आप खुद से समझने लग पड़े होंगे, जैसे ऑर्डिनेंस, बार बार ऑर्डिनेंस रूट से चीज़ें लॉज को लेके आना, ये डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट डिस्कशन के लिए बना है, हमारे लिए बना है, इट्स द वॉइस ऑफ द पीपल, इजंट इट? तो जब एक बिल पे डिस्कशन होती है तो पीपल डिस्कस कर रहे हैं उसको, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हुए हैं, तो जब आप ऑर्डिनेंस रूट से ही सारी चीज़ें लाते रहेंगे तो मतलब जो वो लॉ आया है वो पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है? तो वैसे ही फार्म लॉज इज एन एग्जाम्पल, ये आपके लिए ऑर्डिनेंस रूट वाला एक पॉइंट बन जाता है। आर्टिकल 370 इज ऑल्सो एन, उसको रिवोक किया गया जब, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल के गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है? एक और पॉइंट जो हमें मिलता है डिक्लाइन इन पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट सिट्स फॉर लेस एंड लेस टाइम, एनुअल सिटिंग्स ही बहुत कम हो रही हैं, और ये डेटा लोक नीति का डेटा है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, पार्लियामेंट सिट्स फॉर लेस, एडीआर में भी, एडीआर का डेटा भी यही कहता है इनफैक्ट। 1956 की अगर हम बात देखें तो एनुअल सिटिंग्स कितनी थी, 151 डेज, हम 365 डेज में से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स बाकी के टाइम में आपको पढ़ना भी होता है, जो भी चीज़ें आप लेके आएंगे प्रेपरेशन के बिना सिटिंग ही करते रहेंगे तो कहाँ से कुछ आएगा, ठीक है? तो वो भी जायज़ है। अगर आपको 365 में से 151 बहुत कम लग रहा है तो आप आपका डेटा देख लीजिए, 2017 में इट हैज़ फॉलन टू 57 डेज विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट। ओके, तो यूके और यूएस की अगर हम बात करें, एवरेज एनुअल सिटीज उनकी 150 डेज और 100 डेज हैं, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। पार्लियामेंट इज बिकमिंग इररेलेवेंट। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, वाई इज पार्लियामेंट बिकमिंग इररेलेवेंट इज द क्वेश्चन द ऑथर इज ट्राइंग टू आंसर। अगर हम यहाँ देखें, अब देखिए आप इसे कितना रिलेट कर पाएंगे वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन एक अच्छा पॉइंट है और समझने वाला पॉइंट है। 1950-60s की अगर हम बात करें, जो हम गोल्डन एज ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट कहते हैं, इनफैक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फ्रॉम द गोल्डन एज ऑफ, कोट एंड कोट में आएगा क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा यही हो रहा है आजकल, ठीक है? तो क्वेश्चन ये आएगा कि फ्रॉम द गोल्डन एज ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट बिटवीन 1950s एंड 1960s, अभी हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग अ क्राइसिस इन पार्लियामेंट एट द करंट मोमेंट, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आएगा। तो उस समय क्या था, गोल्डन एज वो इसलिए था क्योंकि कोई सोशल मीडिया नहीं थी, टीवीज इस तरह के इतना प्रोलिफरेशन नहीं था, ठीक है? तो एमपीज हैं वो कंप्लीटली पार्लियामेंट पे ही रिलाय करते थे अपनी वॉइस उठाने के लिए, और उनको सुना जाए इस चीज़ के लिए भी, सामने वाला इंसान उनको सुनेगा, जो उनको अकाउंटेबल होल्ड भी करेगा, अगर ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के केस में हम बात देखें तो, और वो वहीं जाके अपनी वॉइसेस को रेज करेंगे, है ना, और अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करेंगे। अभी क्या है, इज इट इवन डिफिकल्ट, एक ट्विटर पे पोस्ट डालिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालिए, या यूट्यूब चैनल पे वो शॉर्ट्स चल रही हैं आजकल हर पार्टी के आईटी सेल्स द्वारा, तो इससे यू कैन कनेक्ट वेरी इजीली। अब रीच बहुत, अब ये पॉजिटिव भी है खैर, है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस आ जाता है पार्लियामेंट में कब सिटिंग होगी कब नहीं होगी, तो ये टच जो है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में और लीडर्स के बीच में, ये अच्छा भी है। लेकिन पार्लियामेंट का क्राइसिस हो रहा है इसकी वजह से, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सारी बातें तो वहीं कर लेते हो, वहां पे सिर्फ स्लोगन रेज किए जाते हैं, ठीक है? Today it's the media that builds personality cults, of course, definitely so, लेकिन आप इसमें से क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते वो आप पे डिपेंड करता है। Today it's the media that builds personality cults and social media enables a direct outreach between politician and voter, thus short-circuiting the need for a power-packed parliamentary performance. Second, तो हमने पहला देख लिया कि आप इतना तो डेफिनेटली लिख के आइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था, सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया और तरह का नहीं था, तो इसीलिए एक पार्लियामेंट एक ऐसा माध्यम था जहां पे आप अपनी वॉइस रेज कर सकते थे। अभी क्या है कि ये खत्म हो गया, क्योंकि आपका डायरेक्ट आउटरीच का प्लेटफॉर्म आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से है, इसीलिए पार्लियामेंट की रेलेवेंस कम हो गई है। सेकंड, पब्लिक लाइफ इज इंटेंसली पोलराइज्ड मेकिंग डिबेट, ऑफ कोर्स डेफिनेटली, जैसे कि वाजपेयी जी भी, आई थिंक ये वीडियो शायद सबने देखी होगी, जिसमें वाजपेयी जी भी ये कह रहे हैं, इनफैक्ट वो तो पहले का समय था, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो उसमें वाजपेयी जी भी ये कह रहे हैं कि दुश्मनी नहीं थी कभी भी पार्लियामेंटेरियंस में, चाहे वो ऑपोजिशन में ही क्यों नहीं थे, अभी कुछ भी बोलो तो दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है, और मीडिया डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले इन दैट। लेकिन मोर और लेस जो ऑपोजिशन और रूलिंग और उनके सपोर्टर्स भी, दे हैव गॉटन पोलराइज्ड। ओके, तो आप ये पोलराइज्ड वर्ड लिख सकते हैं, पर स्पेसिफाई मत कीजिए ऐसा कुछ भी पार्टी वाइज, ठीक है? मेकिंग डिबेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जब आप इतने पोलराइज हो जाते हैं कि आप सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आप शांति नहीं रह रहे, उसको कुछ कुछ इंटरप्ट करते ही रहेंगे, तो इतना जब आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते सामने वाले को, अब आपके दिल में हेट क्रिएट हो गई है। ऐसा नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, इट्स हेटरेट।
Okay, so that definitely makes debate almost impossible because of the high level of animosity between government and the opposition. Regrettably, speaker, of course, speaker पे डिपेंड करता है कि वो डेकोरम ऑफ द हाउस को मेंटेन करें और वो वॉरिंग साइड्स को एक इकट्ठे लेकर आए, एकजुट रखे उनको डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, लेकिन स्पीकर यहाँ पे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ऑथर कह रही है. ओके, इन नेहरू एंड वाजपेयी टाइम्स ऑपोजिशन हाउएवर, ऑफ कोर्स पहले यही होता था, ऑपोजिशन चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितने ही कम मेंबर्स क्यों ना हो, क्योंकि आप जानते हैं नेहरू जी के टाइम पे कितने ही कम ऑपोजिशन मेंबर्स होते थे, बट स्टिल दे वर कंसिडर्ड इक्वल पार्टनर इन पॉलिसी मेकिंग थ्रू डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट. ओके, बट नाउ सैडली इट इज नॉट द केस. थर्ड पॉइंट. ओके, तो सेकेंड पॉइंट हमने बेसिकली पोलराइजेशन का देखा. ओके, थर्ड पॉइंट, और ये भी लिख सकते हैं दैट ऑपोजिशन इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ जूनियर पार्टनर इन पॉलिसी मेकिंग. Okay, third point, there are few parliamentarian politicians, definitely there are very few parliamentarian politicians these days, okay, जो अपनी argumentative skills के लिए जाने जाएं. फोर्थ, वही जो intellectual decline वाली चीज़ है. Okay, fourth point है, while there is intense personalized enmity between parties, there seems to be a paradoxical policy consensus. ये बहुत बड़ी चीज़ है. Decline of parliament इसीलिए हो रहा है, and this is very practical. अगर आप थोड़ा लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं, क्योंकि हर तरह की लिटरेचर ये एक्सप्लेन करती है, चाहे किसी भी ऑथर ने लिखा हो. ओके, और बहुत ब्यूटिफुली कि अब क्या है, जो रूलिंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, कोई भी, ठीक है, तो वो इकोनॉमी पे उनके स्टैंड सेम है. सबको पता है थोड़ी प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, फ्री ट्रेड की ज़रूरत है, ओपन कर एलपीजी है ना, और ऑफ कोर्स जो बीजेपी है वो एलपीजी को और बढ़ा रही है, और लेकिन एलपीजी आया कहाँ से है, वो कांग्रेस है. इकोनॉमी पे सेम स्टैंड है, यू नो, और वेलफेयरिज्म पे सेम स्टैंड है. सारे स्कीम्स, चाहे वो पीएम कल्याण योजना हो, अन्न कल्याण, हर तरह की जो योजना है, सबके सेम स्टैंड है. तो जब हर जगह सेम ही है सब कुछ, है ना, आपका ओपिनियन, तो फिर वही पार्लियामेंट में जाके आप इधर उधर की बातें, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, वही सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे, जिससे एक दूसरे की छवि खराब की जा सके, और जीतने का कोई मकसद ही, और जीतने का कोई, आप कह सकते हैं, अवसर ही नहीं है एक दूसरे के बारे में गलत बोलने के अलावा, क्योंकि आप हर चीज़ पे तो अग्री करते हो. तो कैसे कह दोगे कि हम अग्री नहीं करते, कल को आप फंस जाओगे. अब तो मीडिया है वो आपको ट्रोल करना शुरू हो जाती है, ठीक है, विदाउट अ फंक्शनिंग. तो ये पॉइंट तो आप डेफिनेटली लिखिएगा. तो 4 पॉइंट्स हमने देख लिए कि क्यों बेसिकली आज डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट है. ओके, तो 4 पॉइंट्स ही हमने एक्सप्लिसिट देखे हैं, और पहले जो पॉइंट्स ऑफ कोर्स कम से कम 10 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. विदाउट अ फंक्शनिंग पार्लियामेंट, ओके, सिटीजन्स आर, तो देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे पार्टीज का क्या यहाँ पे रोल है, क्या नहीं है. अल्टीमेटली जो डिप्राइव हो रहा है इस तरह के नॉन फंक्शनल पार्लियामेंट से, वो सिटीजन है, वो आम आदमी है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अकाउंटेबल होल्ड की भी जा रही है कि नहीं, क्या हो रहा है. उनके हम मुंह से ही सुन सकते हैं, जो पार्लियामेंट में वो बताते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, वो भी नहीं हो रहा. ना ही ऑपोजिशन है वो अकाउंटेबल होल्ड कर रही है, तो कुछ हो ही नहीं, हमारे तक पता नहीं क्या ही पहुंच रहा है. When democratically elected governments are no longer accountable in parliament, citizens don't know what they have voted for. India will soon have वही चीज़ है. क्या हुआ, बजट, यू नो, विदाउट डिस्कशन वो हो गया. कितने लोगों ने बजट की स्पीच सुनी होगी, बहुत सारी पार्लियामेंट की डिबेट्स के माध्यम से, क्योंकि कोई काउंटर करेगा, काउंटर इसलिए करेगा क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लॉज में कुछ दिक्कत होगी, तो फिर हमें पता चल जाएगा, अच्छा ये कुछ पार्लियामेंट में था. आम आदमी की बात कर रही हूँ मैं, आप जैसे लोगों की नहीं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हुआ ही नहीं जब, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जिस सरकार के लिए हमने वोट किया है वो क्या कर रही है, क्या लेके आ रही है बजट में. ओके, इंडिया विल सून हैव अ ग्लीमिंग न्यू पार्लियामेंट ऑफ कोर्स, और यही तो बात है, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल जाएगी हमें, जो कि काफ़ी खूबसूरत है. ओके, पर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो ईंटों से नहीं बनते, उसको एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है वैल्यूज़ के प्रति, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट की ज़रूरत होती है अगर आपको एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना है. ओके, तो जो ऑथर हैं वो एक एडवाइस दे रही हैं लॉ मेकर्स को कि आप ऑफकोर्स देखिए इतने वॉकआउट्स करते हैं, चाहे वो ऑपोजिशन है, चाहे वो ऑफकोर्स ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है, सारे एमपीज इतने वॉकआउट्स करते हैं, तो मतलब आपके पास बहुत वेला टाइम होता है, ठीक है. तो आप क्या कीजिए, आप वाजपेयी जी और नेहरू जी दोनों की ही पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बैठिए और पढ़िए. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे ये सजेस्ट करती हैं. ओल्ड पॉलिसी फॉर न्यू ट्रेड, अब देखिए यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, उसकी कुछ कुछ खामियां हमें पता चल रही है. अब देखिए वो जो डॉक्यूमेंट आया है उसमें जो भी पॉइंट लिखा है ना, वो उसका एडवांटेज है, एडवांटेज इन द सेंस वो उसका मेरिट है, वो उसके अच्छे पॉइंट्स हैं. तो चैलेंजेस हमें अभी तक किसी ने नहीं बताए थे, है ना.
तो मोस्टली हमें चैलेंजेस में यहाँ दिक्कत फेस हो सकती है, क्योंकि पॉइंट जो भी है वो एज इट इज़ आप उसके एडवांटेजेस क्या है उसमें लिख के आइए कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, है ना, प्लस पॉइंट्स क्या है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, ई कॉमर्स दिस दैट, है ना। तो लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या है और क्या यहाँ पे जो ऑथर हैं उनको समझ नहीं आया इस पर्टिकुलर पॉलिसी में। तो आप जानते हैं पहले हम कितने समय से वेट कर रहे थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, क्योंकि 2015 से 2020 वाली जो फॉरेन पॉलिसी थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, उसे एक्सटेंड किया गया था पहले पैंडेमिक की वजह से, फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, फिर इस साल थोड़े और समय के लिए। ओके, लेकिन फाइनली अब हमें ये लॉन्ग अवेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब मिल गई है, तो ऑथर का ये कहना है कि ये हमें उस समय पे मिली है, एक ऐसे टाइम पे मिली है जब जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि हमारे गुड्स एक्सपोर्ट की जो परफॉर्मेंस है, इट इज़ अ मिक्स्ड बैग। यस, हमें कुछ पॉजिटिव, अब देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके मेंस में भी आ सकते हैं कि हमें जब बेसिकली अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिली है वो एक ऐसा टाइम है जब इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज़ अ मिक्स्ड बैग। तो आप कुछ ऑफ कोर्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में तो लिखेंगे ही, फिर आप थोड़ा सा क्या गलत हो रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स में, फिर क्या अच्छा हो रहा है, अच्छे पॉइंट्स क्या हैं वो लिखेंगे। ओके, वाइल सेवरल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, आप जानते हैं कि हम कहीं कहीं टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स में ग्रोथ देख रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर वो लीड कर रहा है ना, लेकिन जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जैसे टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, उसमें हम डाउन बीट देख रहे हैं। इन जनरल एक्सपोर्ट्स है, और साथ ही में अगर हम जनरली बात करें तो एक्सपोर्ट्स एज अ होल अफेक्ट हुए हैं, इम्पैक्ट हुए हैं स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से। अगर जो ग्लोबल इकोनॉमी है वही स्लो डाउन कर रही है, तो पैसा ही नहीं है लोगों के पास, इन हैंड कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, डिमांड नहीं है, तो फिर हम वहाँ एक्सपोर्ट किसको करें जब कोई डिमांड ही नहीं है तो, ठीक है। एंड दिस सिचुएशन कुड गेट वर्स अगर हम प्रोजेक्शंस की माने जो वर्ल्ड बैंक, IMF सारे लोग बता रहे हैं, गिवन द चैलेंजेस इंडिया। तो इसीलिए कई लोगों ने कहा था कि इनफैक्ट हमें एक बहुत टफ स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है, बट ऑथर के हिसाब से कहीं ना कहीं उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं, उन इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाए हैं। गिवन द चैलेंजेस इंडियन एक्सपोर्टर्स कुड बी अप अगेंस्ट, FTP 2023 नीडेड टू गो बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो FTP है वो अपने स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, वही जो 2004 से फॉलो किया जा रहा है, जो पहली बार पॉलिसी आई थी इस तरह की, तो उससे कुछ अलग देखेंगे, कुछ हटकर देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स आज हम सिनेरियो देख रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। At the outset, every foreign trade policy informs us that the policy is notified by the central government. अब जानते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहाँ से आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है इन दी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 5, जो बेसिकली सेक्शन 5 है फॉरेन ट्रेड एक्ट का, 1992 के एक्ट का। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स मिलती हैं कि वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिलीज करें। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल्ड मैनर में से पढ़ के जाएंगे। ओके, तो ये जो एक्ट है 1992 का, ये एम्पावर करता है सेंटर को कि आप प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, for development and regulation is the word I'm putting emphasis upon, regulation of foreign trade by facilitating imports and increasing exports। okay, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, and to make provision for prohibiting, restricting or otherwise regulating import और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें हर एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आज तक सुनने के लिए मिली है। सो द 1992 एक्ट वाज सेट इन, अब ये एक्ट में भी लिखा हुआ है 1992 के, है ना, लेकिन आप ये समझिए 1992 का जो एक्ट था वो 20th सेंचुरी माइंडसेट से लिखा गया था, राइट, जहाँ पे हमें चीज़ों को रेगुलेट करना था, रिस्ट्रिक्ट करना था, है ना। लेकिन आज ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, हमें 21st सेंचुरी माइंडसेट चाहिए। ओके, क्योंकि हम बेसिकली हम डेवलपमेंट और फैसिलिटेशन चाहते हैं ट्रेड का। ओके, लेकिन ऐसा हमें FTP 2023 में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। ओके, तो ये चीज़ इनफैक्ट बेसिकली ये ऑथर ये कह रहे हैं कि वही हमें यहाँ पे भी कितनी बार आपने, और हमने कल डिस्कस भी किया इस बात को कि इस FTP 2023 में हमें जो वर्ड्स हैं जैसे रेगुलेट, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट कितनी बार मेंशन होते हुए दिखे, लेकिन फैसिलिटेट कहाँ पे मेंशन होता देखा है हमने, बहुत कम जगहों पे, राइट। फोकस ऑन द लैटर, अगर हम फैसिलिटेशन पे फोकस करते तो डेफिनेटली जो FTP 2023 है उसको एक नया ही कैरेक्टर मिल जाता है, इंटायरली न्यू कैरेक्टर, जो ऐसा कैरेक्टर जो बेसिकली इंक्लूड करता स्ट्रैटेजीज नीडेड टू अडॉप्ट
21st century trade policy instruments. Today most countries rely on improvements in product. अभी देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो ये काफ़ी टफ लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं. इट माइट इवन गेट इतना कहीं चीज़ें कॉम्प्लेक्स समझने के लिए कि आप इसको बीच में गिव अप कर दें. तो ध्यान से सुनिए, बेसिकली क्या है, अभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो भी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में ट्रेड में इन्वॉल्व है, ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज, ठीक है. तो ये जो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इस तरह की सारी कंट्रीज बेसिकली क्या किस पे रिलाय करती हैं अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए? प्रोडक्ट क्वालिटी पे, प्रोडक्ट एफिशिएंसी पे, यानी कि अपना यील्ड बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उसको, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आपने अगर किसी को एक्सपोर्ट किया तो उसे कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, वो आपका लॉट कभी वापस आएगा ही नहीं रिजेक्ट होके. इस तरह की चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करना अपने सेक्टर्स में, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ओके, तो यही चीज़ें आपको रेलेवेंट रखती हैं ग्लोबल मार्केट्स में. इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव से ज़्यादा हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है. एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं अभी रोड टैप जो है, लेकिन रोड टैप से पहले आप यानी कि आपको ड्यूटीज टैक्सेस ये रेमिट कर दिए जाएंगे, और तो उसकी अपनी मेरिट है इन सारी चीज़ों का. पर डेफिनेटली हमें प्रोडक्ट क्वालिटी पे, स्टैंडर्डाइजेशन को फुलफिल करने पे, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सेप्टेबिलिटी के, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, रादर देन जो हैंड आउट्स देना कि हम आपको टैक्स लिमिट कर देंगे. वही फेयरिज्म यहाँ पे आ जाता है. दिस अप्रोच मेंट, ऑफ कोर्स वो भी ज़रूरी है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. दिस अप्रोच मेंट दैट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड्स आर द न्यू ट्रेड पॉलिसी. ऑफ कोर्स इससे हमें ये पता चलता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड्स आर द न्यू ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो सबको अडॉप्ट करने चाहिए. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें, और इनफैक्ट बाकी कंट्रीज हैं उनकी मांग भी यही है. ईयू के साथ हमारी ड्राफ्ट जो हम उनके साथ FTA साइन करना चाहते हैं, बाकी कंट्रीज के साथ भी, वो सब बेसिकली यही प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस स्टैंडर्ड्स के बारे में नेगोशिएट करती हैं हमसे कि आप अपने मैंगोज ऐसे रखिएगा एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है. दी स्टैंडर्ड्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड बाय मोस्ट मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO. Thus the ability of India's businesses to meet these standards would eventually determine कि हम कितना बेनिफिट करते हैं अपनी किसी भी पॉलिसी से. ओके, FTP, अब हम देखिए कुछ भी कह लें, हम अपना नेशनलिस्टिक या फिर ग्लोबल साउथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक हद तक हम ये कर पाएंगे, और ये बात हमें पता है, और पता होनी चाहिए कि एक पॉइंट के बाद हमें गिवन नहीं करना, और ना ही किसी इसको वेस्ट और साउथ का यानी कि नॉर्थ और साउथ का आप मत देखिए कॉन्फ्लिक्ट. एक पॉइंट के बाद हमें भी पता है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना और एनहांस करना है. वी कैन नॉट ऑलवेज गो ऑन टू से वो बुरे हैं, ठीक है. तो दिस इज द थिंग वी नो. FTP 2023 was an ideal platform for the government to prepare India's exporters to cope with the challenges in the global market. This would require, okay, ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं, एक्सपोर्ट. अब देखिए यहाँ पे क्या है, SSE, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर हमें उनको आज के समय के लिए एक्सपोर्टर्स को प्रिपेयर करना होता, जो ऑफ कोर्स हमें करना है, तो जो ऐसा करना होता तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था हर स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसी के साथ, चाहे वो सरकार हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हो, है ना, रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट सेक्टर में जो हो, ताकि वो एक रोड मैप प्रिपेयर कर पाते इंस्टीट्यूशंस को प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए. तो ये चीज़ हम बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे DGFT का एक फैसिलिटेटर रोल की तरह, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ठीक है. तो ये चीज़ हमें पता चल रही है. इन कॉन्ट्रास्ट हम क्या देख रहे हैं कि DGFT यानी कि FTP 2023 में क्या लिखा है कि DGFT वुड कंटिन्यू टू प्ले द रोल ऑफ इम्पोजिंग इम्पोर्ट प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस, है ना. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वन एग्जाम्पल बीइंग द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. ये पूरी लिस्ट आई है प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस की. ओके, रादर देन कि आपको प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कैसे करना है, वो सबके साथ आप बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए. पता सबको होता है अपने अपने फील्ड के बारे में, तो आप कुछ फैसिलिटेशन के बारे में, आप कुछ इन्हांसमेंट के बारे में, अपग्रेडेशन के बारे में बात करते हैं, रादर देन रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकती है, उसके प्रिंसिपल्स आए हैं हमारे पास. ओके, तो आप मोर और लेस ये कह सकते हैं, ऑथर ये कह रहे हैं कि जो FTP 2023 है वो मोर देन फैसिलिटेशन रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही है. अब देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमने कल डिस्कस किया था, ऑल्दो यहाँ पे टाइम की कमी हो सकती है, इसलिए मैं बहुत कल की चीज़ों को रेफर नहीं कर रही, बट वेरी रेलेवेंट हियर ऑल्सो, कि कैसे भूटान और जो नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनको अगर ट्रांजिट करना होगा, अपने एक्सपोर्ट्स को यहाँ से भेजना होगा इंडिया के रूट, या फिर मंगवाना होगा इंपोर्ट्स को, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के माध्यम से. तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड है,
ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स वो रिजेक्ट आफ्टर अ WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल। अब आप जानते हैं कि हमारी इन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स या इंसेंटिवाइजेशन, एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइजेशन पहले ही एक बार थोड़ा बैकलैश देख चुकी है WTO में, जब US ने हमारे खिलाफ एक केस शुरू किया था और फिर उसका जो नतीजा आया वो भी हमारे खिलाफ ही था। जो हमारी उस समय की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, क्योंकि वो WTO रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद हम 2021 में रोड टैप स्कीम ले आए, ठीक है। अब रोड टैप स्कीम को काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। जो भी आप बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ एक्सपोर्ट बनाने के लिए, फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर आपको उसके सारे टैक्सेस ड्यूटीज रेमिट हो जाएंगे, हर लेवल के, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, हर लेवल के जो टैक्सेस हैं, लोकल अथॉरिटीज़ भी। व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो रोड टैप स्कीम में कवर थे कम से कम 8555 टेरिफ लाइन्स। इतने सारे तरह के आपको टैक्सेस रेमिट हो सकते थे। अगर हम 2022 की बात करें, दिसंबर 2022 की, तो स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू कवर 10,436 टैरिफ लाइन्स, यानी कि कितनी सारे बेसिकली टैरिफ लाइन्स और ऐड हो गई। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, उन्होंने एग्जामिन किया फिर रोड टैप स्कीम को। जब हम इतना ही सेलिब्रेशन देख रहे हैं स्कीम पे, तो कमेटी ने सोचा कि हम एग्जामिन भी करते हैं। ओके, तो उसकी रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी की, जो हमें दिसंबर 2022 में ही मिलती है, कि इस स्कीम में काफ़ी वीकनेसेस हैं, स्पेशली द फैक्ट दैट द रेट्स ऑफ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज फॉर लोअर देन डिजायरेबल। यानी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्हें रिलीफ की ज़रूरत है, और जो बेसिकली आप उन्हें प्रॉमिस करते हैं, या फिर वो जितना डिज़ायर करते हैं कि हमें ड्यूटीज़ की रेमिशन मिलनी चाहिए ताकि उनकी जो बेसिकली आप कह सकते हैं स्टैंडिंग वो इम्प्रूव हो, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को और एनहांस कर सके, उतना रेमिशन नहीं हो रहा। इट इज़ लोअर देन व्हाट इज़ डिज़ायरेबल। ओके, तो ये प्रॉमिस बेसिकली कहीं ना कहीं थोड़ा फुलफिल होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है इन व्यू विद सेलियंस फॉर एक्सपोर्टर्स। तो बेसिकली क्योंकि हमें पता है रोड टैप स्कीम का कितना सिग्निफिकेंस है, तो हमें FTP 2023 से बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्टैंडिंग कमेटी की इन सारी जो भी सजेशंस थी या लेक्यूनास थे उसको एड्रेस करती FTP 2023, क्योंकि FTP 2023 तो अब आ रही है, दिसंबर 2022 में हमें रिपोर्ट मिल चुकी थी। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट सो मच सो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि FTP 2023 में अगर हम देखें, मेंशन क्या है रोड टैप स्कीम का, स्कीम विल टेक इफेक्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2021। यानी कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया बस रोड टैप स्कीम की। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे थी, आपने वहां से लेके बस इसे लिख दिया विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 2021, यानी कि आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि आपको रेफर करना था किसको, ये स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस को, लीव अलोन एनीथिंग एल्स। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स, अब एक और चीज़ जो है बेसिकली इस FTP 2023 की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट को डेवलपिंग, डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करना, एक्सपोर्ट हब्स। अब इसमें बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी, वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्सपोर्ट, ऐसी वाली चीज़ें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो वही चीज़ FTP 2023 भी बात करती है, एंड दिस इज़ अ नोवल आइडिया, एक नया आइडिया है जो किसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट्स अ गुड थिंग इफ़, अगर हम इसको काफ़ी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो आज तक सबसे बड़ी दिक्कत है भारत की, रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस नहीं है, वो भी ब्रिटिशर्स की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं हमें सही होती हुई दिख जाएंगी। लेकिन जो FTP 2023 है वो इसको भी इफेक्टिव तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएगी, इसमें हमें काफ़ी डाउट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज़ जो सेटअप की जानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट और UT लेवल पे, इसकी बात करती हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमें कमिटमेंट चाहिए, अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट प्रमोशन हब बनाना चाहते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो आपने उसको तो मेंशन ही नहीं किया और ना ही उस पर कुछ कहा। अब आते हैं ई-कॉमर्स पे, ये एक क्वेश्चन करके बेसिकली ऑथर छोड़ देंगे। ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या है, आप जानते हैं FTP 2023 में ई कॉमर्स पे काफ़ी फोकस किया गया है, लेकिन ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया जहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, क्योंकि a subset of WTO countries has initiated discussions in e-commerce for expanding the rules of the organization in this area, but India opposes। तो बेसिकली क्या है, जो WTO की बहुत सारी कंट्रीज हैं वो डिस्कशन कर रही है इस बात पे कि ई कॉमर्स जो है, बेसिकली ई कॉमर्स पे भी वही रूल्स अप्लाई होने चाहिए जो WTO के वैसे रूल्स हैं, लेकिन इंडिया अपोज करती है इस चीज़ को। सेकंड क्या है, एडवांस कंट्रीज हैव बिन सीकिंग डेटा पोर्टेबिलिटी। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि जो what is written here, second, advanced countries have been seeking data portability which India has refused to accept. Does the mention of e-commerce? I would be back in just a minute, okay?
तो बेसिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पे क्या लिखा है कि ई कॉमर्स पे काफ़ी फोकस किया गया है। और एक और जो हमारा सेकंड रीज़न है कि हम इतने कंफर्टेबल क्यों नहीं हैं, पहला रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम डेटा पोर्टेबिलिटी, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो कहती हैं कि डेटा लोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं कि प्रिवेसी की बात है तो डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, हम डेटा पोर्टेबिलिटी के बारे में नहीं अच्छे राय रखते। तो इस वजह से हम ई कॉमर्स को लेके काफ़ी अनकंफर्टेबल रहे हैं। तो अगर हमने ई कॉमर्स का मेंशन FTP 2023 में किया है तो इसका मतलब क्या ये है कि हम WTO के साथ एंगेज करने के लिए तैयार हैं ई कॉमर्स के मुद्दे पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चलती है। अब तो हिंदू के आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। ओके, आई जस्ट यहाँ पे हाशिमपुरा और मेरठ जो किलिंग्स थी वो रह गई। द मेरठ किलिंग्स ऑफ 1987। तो देखिए आप क्या पढ़ते हैं, आपने पबेड वाला जो सेक्शन आपका एथिक्स का, राइट, पबेड वाला एक होता है साइकोलॉजी का सेक्शन, एक होता है पबेड वाला, है ना, ये सारे, और एक होता है थिंकर्स वाला सेक्शन, है ना। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, यूजुअली हम पब्लिक सर्विसेज ऑफिसर्स, उनकी क्या कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ दिस दैट, ये सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मेरठ कस्टोडियल किलिंग्स 1987, उसमें एक एग्जाम्पल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। इट इज अ बैड एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये चीज जो बेसिकली नहीं होनी चाहिए, आप उसमें लिख सकते हैं कुछ अगर आप बैड लिख रहे हैं तो बहुत सारे कम्युनल उसमें हम देख रहे हैं उनका रोल, बहुत सारे पर्सनल का, ठीक है। कम्युनल उसको ठंडा करने की बजाय वो फैसिलिटेटर होते हैं एक पार्ट पे, चाहे वो किसी भी रिलीजन, यहाँ पे आप बस उतना तो नहीं जाएंगे, पर आप फिर उसको एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं कि मेरठ कस्टोडियल किलिंग्स, ओके। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरठ के पिछले हफ्ते एक्विट कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है 41 एक्यूज्ड लोगों को, किस में, मई 23, 1987 के मैसेकर में जो मलियाना विलेज में हुई थी, ओके, जिसमें 68 मुस्लिम्स की जान गई थी, यानी कि उन्हें मारा गया था एक मॉब द्वारा, ठीक है। और उसमें एलिजिडली इंक्लूडेड भी थे पर्सनल ऑफ द उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कंस्टेबलरी, ठीक है, PAC भी उत्तर प्रदेश की इसमें इन्वॉल्व थी। तो जो मलियाना किलिंग्स है, ठीक है, दे टुक प्लेस अ डे आफ्टर द मैसेकर, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। तो ये मलियाना किलिंग्स जो हुई थी वो हाशिमपुरा जो किलिंग्स हुई थी उसके अगले दिन हुई थी। हाशिमपुरा और मलियाना किलिंग्स जो है वो मेरठ राइट्स के बारे में सुनते ही, मेरठ किलिंग्स के बारे में सुनते ही हमेशा से दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें पता है, ओके, दिस इज रिट इन विच PAC पर्सनल। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, हाशिमपुरा में क्या हुआ था, अगर हम बात करें इसमें PAC, यहाँ पे भी PAC पर्सनल का रोल था। दे शॉट डेड एटलीस्ट 38 मुस्लिम्स इन देयर कस्टडी, 38 मुस्लिम्स को जो उनकी कस्टडी में उन्होंने लिए थे उनको उन्होंने मार दिया था, ओके, विद आई थिंक 30 कुछ ऐसे राइफल्स करके, 303 राइफल्स, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नंबर है, ओके। तो ये चीज़ हमें पता चलती है। अगर हम अक्टूबर 2018 के जजमेंट की बात करें दिल्ली हाई कोर्ट के, तो उन्होंने सेंटेंस किया था 16 फॉर्मर PAC पर्सनल को टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर देयर टारगेटेड किलिंग, ओके, लेकिन ऑफ कोर्स जो बाकी मॉब अक्यूज्ड मॉब था उनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, जैसे अभी हमने यहाँ देखा है ना, मलियाना के केस में एक्विट किया है, वैसे ही हमने हाशिमपुरा के केस में भी देखा था, उनको भी 2015 में जो अक्यूज लोग थे, क्योंकि उनका जो गिल्ट है वो प्रूव नहीं हो पाया था बियॉन्ड डाउट, तो इस वजह से, क्योंकि वही लोअर कन्विक्शंस एक चीज़ है जो हमारे भारत में रहती है, क्योंकि एविडेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि इतना समय बाद केस उठाया जाता है कि एविडेंसेस मिटा दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो रेलेवेंस खत्म हो जाती है, वो लोग जो विटनेसेस हैं वो नहीं होते, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से जितना डिले होता है ना, इसीलिए पेंडेंसी ऑफ केसेस एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि जो उसका सब्सटेंस है केस का वही खत्म हो जाता है इतने सालों बाद, तो ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से एक और एग्जाम्पल मिलता है कि कन्विक्शंस इसीलिए इतनी कम है, मंथ्स ऑफ टेंशंस। अब देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि ऐसा हुआ क्या, किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली इतनी सारी वहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो रही थी बाबरी मस्जिद के केस से रिलेटेड, कि एग्जैक्टली किस इंसिडेंट ने किलिंग्स को लीड किया, कम्युनल वायलेंस का कौन सा ऐसा इंसिडेंट था, ये कोई भी कॉन्क्लूसिवली कैटेगोरिकली नहीं बता सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट अ सिंगल इंसिडेंट, इस वजह से हुआ होगा ये। लेकिन कहीं ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिसमें यहाँ पे हमें इंडियन एक्सप्रेस
रिपोर्ट कर रही है और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया था एक शूटिंग इंसिडेंट जिसमें एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे और एक क्वेरल भी होता एक रिलीजियस फेस्टिवल के समय पे। तो ये हो सकता है कि एक क्वेरल ये लीड किया हो इन किलिंग्स को, है ना। फिर एक फेयर लगा था, एक मेला लगा था जिसपे वॉयलेंस हो गई थी। क्यों हुई थी वहां पे वॉयलेंस? क्योंकि एक लोकल सब इंस्पेक्टर जो थे हु सेड टू हैव बीन स्ट्रक बाय अ फायर क्रैकर, ओके, तो उनको उनका रास्ता रोक दिया गया था एक फायर क्रैकर की वजह से, क्योंकि वो ड्यूटी पे थे तो उनको एक चीज़ पसंद नहीं आई। ड्यूटी पे नहीं किसको रोकना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने फायर ओपन कर दी जिसमें 2 मुस्लिम्स की जान चली गई, तो एक कम्युनल वायलेंस छिड़ गई। ठीक है, तो फिर एक और केस हमें पता चलता है कि एक जगह क्या हो रहा था कि एक रिलीजियस सरमन का समय था, हाशिमपुरा की अगर हम बात करें, ठीक है, मुस्लिम्स के रिलीजियस सरमन का समय था। लेकिन उसी समय थोड़े पास में ही बिल्कुल एक मुंडन इवेंट चल रहा था जहाँ पे गाने बज रहे थे हिंदू फैमिली के, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि, और फिर लड़ाई हो गई। मे बी एक ये इंसिडेंट था जिसकी वजह से इतनी सारी किलिंग्स हुई, हाशिमपुरा किलिंग्स। फिर होती है हाशिमपुरा किलिंग्स, फिर उसके बाद होता है मलियाना। हाशिमपुरा किलिंग्स और मलियाना में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि हाशिमपुरा में जो कस्टडी में मारा गया था लोगों को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, if you can read it, on May 22 the PAC, तो जो पर्सनल थे PAC की, उन्होंने 42 to 45 मुस्लिम मैन को ट्रक में बिठाया इकट्ठा करके, और they were shot dead with 303 राइफल्स, और उनकी बॉडीज को डंप कर दिया गया था पास के गंगा नहर में, गंग नहर में, ठीक है, केनाल में, एक हिंडन रिवर में। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चलती है। फिर उसके अगले दिन हम मलियाना मैसेकर देखते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। अब मलियाना का केस पता क्या है कि वहाँ पे 35,000 के करीब लोग थे पॉपुलेशन, उसमें से 5,000 मुस्लिम्स थे जो बहुत ही छोटी छोटी जगहों पे एक दूसरे के बहुत विसिनिटी में रहा करते थे, आज भी वैसे ही है। ठीक है, तो उनके केस में क्या हुआ फिर यहाँ पे अचानक से वहाँ के आज भी लोकल जो है वो ये कहते हैं कि किसी भी रीज़न के हमारा कसूर बस इतना था कि हम मुसलमान थे, इस वजह से हमें मारा गया। लेकिन ऑफिशियल्स कहीं कहीं ये भी बताते हैं कि उन्होंने ऊपर से, क्योंकि जब PAC पर्सनल आए कम्युनल वायलेंस के बारे में चेकिंग और रिपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने ऊपर से छतों से थोड़ा सा शूट वगैरह जो भी किया, ऑफ कोर्स, जो कि गलत लगा पर्सनल को, फिर उन्हें मजबूरन उन पे फायर बैक करना पड़ा। ये ऑफिशियल्स का कहना है और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो कहीं कहीं आई विटनेसेस हैं, वो ये कहते हैं कि बिना किसी कसूर के मारा गया था। ओके, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और मलियाना इवन बिकेम वर्स देन हाशिमपुरा। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की, फिर इतना बुरा सिनारियो था, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इतने लोग रो रहे थे, सारे इकट्ठे हुए, विमेन वर क्राइंग, चिल्ड्रन वर क्राइंग, वो सारे इकट्ठे होकर बैठ गए एक जगह पे, बस कुछ समझ नहीं आना था किसी को, और सबने PAC पर्सनल से अपनी जान की भीख मांगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलती हैं। Okay, we had surrendered. Okay, subsequently, more than 100 people were arrested in connection with the Maliana violence. यही सारी चीज़ें बेसिकली फिर PAC को वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया था और आर्मी को डिप्लॉय किया गया था। ओके, अब हम देख लेते हैं हिंदू के आर्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे बस इतना है, जैसे हमने कल देखा था उसको फॉलो ऑन है कि जैसे चाइना कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश के नामों को, कहीं जगहों के हम लोगों ने मैप निकाला है, उन्होंने नाम निकाले हैं नए, रीनेम किया है। ठीक है, तो 11 प्लेसेस को, तो उन्होंने कहा हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं उन नामों को अरुणाचल प्रदेश के। तो वैसे ही इंडिया का जवाब इस पे ये है कि देखिए इन्वेंटेड नेम्स जो है ना, वो रियलिटी नहीं बदल देते। ये आपकी इन्वेंशन है, आप कुछ भी कहते रहो, आप पंजाब को अपना कह दो, आप हरियाणा को अपना कह दो, आपका क्या है। ठीक है, इतनी दूर आप बैठे हो, कुछ भी बोल दो आप, ये आपकी इन्वेंशन है, आपकी इमेजिनेशन है। इससे सच्चाई ये नहीं बदल जाती कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और आप इतने बेवकूफ़ हैं कि आप टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। आपने 2015 में भी ऐसे, 2017 में भी ऐसा किया था, आपने 2021 में भी ऐसे नए नए नाम निकाले थे अरुणाचल प्रदेश की जगहों के मैंडरिन में। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी, लेकिन मैं अपनी ही कहीं एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे रेफर कर रही हूँ और इसीलिए कंक्लूसिवली बता रही हूँ। इसीलिए हम बेसिकली आपके वन चाइना प्रिंसिपल को बढ़ चढ़ के अब रिएटरेट करना हमने छोड़ दिया है। हम ओपनली इसको रिएटरेट नहीं करते, हम कहते हैं बस हमारी पॉलिसी वही है जो पहले थी। तो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बढ़ चढ़ कर ये वॉइस करें कि हम चाइना प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, पर हम ये नहीं बोलेंगे। आप निकालिए मैंडरिन में नाम अपने, निकालते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे PM मोदी ने कुछ एज सच नहीं बताया है, ना ही जो विनय कवात्रा जी हैं, जो हमारे आप जानते हैं कि स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं, ऑफिशियल कह सकते हैं, ठीक है, जो डिप्लोमेट है,
ओके, फॉरेन सेक्रेटरी। तो विनय कवात्रा जी ने बेसिकली बताया है कि बातें हुई क्या हैं, लेकिन फुल फ्लेज नहीं बताया कि किस तरह की क्या जो भूटान और चाइना के बीच में जो बॉर्डर टॉक्स चल रही हैं उस पर एग्जैक्टली क्या बात हुई, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उस पर बस हमें ये पता चला है, यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हैं कि इंडिया और भूटान एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में है, वी आर इन टच, एक क्लोज टच में है, कोऑर्डिनेशन में है अपने शेयर्ड नेशनल इंटरेस्ट को लेके, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उस पर कोई कमेंट नहीं किया विनय कवात्रा जी ने कि क्या लोटे शेरिंग ने जो बोला पीएम ने उस पर क्या कहना है हमारा, नथिंग ऑन दैट। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो रिश्ता है इट इज सो गुड, ये स्थित है ट्रस्ट, गुडविल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। वी हैव अ फैंटास्टिक रिलेशन। और पीएम मोदी ने और किंग ने हर तरह के बायलेटरल कॉपरेशन और इशू पे बात की है, नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट के। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं और कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक्सप्लिसिटली बताया ही नहीं गया। डॉक्टर्स ने फाइनली अपनी प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया है। जो राइट टू हेल्थ बिल था राजस्थान का, उसके खिलाफ जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पर हम एक दो एडिटोरियल्स भी देख चुके हैं, हम एक्सप्लेन सेक्शन में भी देख चुके हैं। राइट टू हेल्थ बिल, डीपीएसपी का कोई एग्जाम्पल लिखना हो तो आप ये लिखिए, वेलफेयर स्टेट का एग्जाम्पल लिखना हो तो आप ये लिखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि रिसेंटली जो बेसिकली राजस्थान सरकार है वो राइट टू हेल्थ बिल लेके आई है, वो किसका एग्जाम्पल है? यू नो वेरी वेल, वी हैव गॉन इन टू एवरी सोर्ट ऑफ थिंग। फाइनली डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक एमओयू उन्होंने सरकार के साथ साइन किया है, जिसमें क्या, जिस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ की है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको कोई आज तक सरकार द्वारा कंसेशन नहीं मिला है, या फिर जिनको सरकार द्वारा कोई लैंड या बिल्डिंग सब्सिडाइज रेट्स पे नहीं मिली है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको बेसिकली इस एक्ट के परव्यू से बाहर रखा जाएगा। ये इस तरह के प्रॉमिस पे बेसिकली उन्होंने प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया है। ओके, व्हाट वाज डिस्कस्ड एट द यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस? अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस हम डिस्कस कर चुके हैं पर काफ़ी ब्रीफली। तो यूनाइटेड नेशंस 2023 जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है मार्च 2022-24 में, इट वाज मार्च 22 से 24 की डेट्स के बीच में। ओके, तो ये बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी 46 ईयर्स की हिस्ट्री में। ओके, तो रिसेंटली जो एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसका टाइटल है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 to 2028, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी अ वेरी फैंटास्टिक मेंशन फॉर यू आपके मेंस के पेपर में। ठीक है, तो इसके माध्यम से यूनाइटेड नेशंस ने रिकग्नाइज किया है कि देखिए अर्जेंट नीड है एक्शन की। ओके, अगर हम बेसिक, और साथ ही में हम तो ट्रैक पे भी नहीं है 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो वाटर से रिलेटेड है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल के। तो इसीलिए अर्जेंट नीड है रैंप अप, पेस अप, हर सारी चीज़ें जो भी आपको बेसिकली अपनी फिनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इंप्रूव कीजिए, एक्सेस इंप्रूव कीजिए। एक्सेस तो खैर इज नॉट अ मैटर, ये आपके मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो एक्सेस टू वाटर है वो एक मुद्दा है ही नहीं, क्वालिटी ऑफ वाटर इज द रियल मुद्दा, और सस्टेनेंस ऑफ जो आपको बेसिकली पानी मिल रहा है, सस्टेनेंस ऑफ दैट, वो आपको पानी मिलता रहे, वो एक मुद्दा है। एक्सेस इज नॉट अ मैटर एट ऑल, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये चीज़ हमने इस कॉन्फ्रेंस में भी देखी है। व्हाट इज द वाटर कॉन्फ्रेंस? जो वाटर सेक्टर है, हम जानते हैं कि वाटर जो प्रॉब्लम्स है ना वो लोकल होती हैं, तो इसीलिए जो पोल्यूशन एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है या फ्लडिंग एक पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, तो उसको लोकल सोल्यूशन की जरूरत है। इसीलिए ग्लोबल लोगों को ग्लोबली मोबिलाइजेशन करना वाटर के इशू पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कैसे ग्लोबल मोबिलाइजेशन करेंगे। तो इसीलिए जो लास्ट यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1977 में, इट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग, क्योंकि वो फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान लेके आई थी। ठीक है, recognizing that all peoples, whatever their stage of development and social and economic conditions, have the right to have access to drinking water in quantities and of quality equal to their basic needs। ये जो declaration है फिर काफी आगे वाले decades तक है ना, ये चीज हम देख रहे हैं। several decades of global funding and concerted efforts to lower the population without access to safe drinking water। अब देखिए इतने साल हो गए, 46 years तक यही सब कुछ रैली कर रहा था लोगों को। ठीक है, what are the current challenges? current challenges क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ओके, वही चीज यहाँ पे
वही जो मैंने आपको बताया है कि एक्सेस जो है ना वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और साथ ही में एक और चैलेंज ये है कि अगर हमने अंडर सर्व जो लोग हैं उन तक पानी पहुंचाना है और सस्टेन करना है उस पानी की पहुंच को, तो फिर हमें पैसे की ज़रूरत होती है। फिर उस पैसे के लिए पैसा कहाँ से आए? ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। फिर जो फिजिकल डेफिसिट और ये सब बातें भी आ जाती हैं कि किसी और को पे करना चाहिए है नहीं। ओके, और यही एक प्रॉब्लम है जो स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन भी फेस कर रहा है। लेकिन जो चैलेंज है, इट इज़ नॉट अबाउट इम्प्रूविंग एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन, इट इज़ नॉट। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत सारे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो हैं वो फेल किए हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो आप इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर एक समय के बाद वो ग्राउंड वाटर ही नहीं बचेगा, तो कैसे सस्टेन करोगे आप वाटर की डिमांड को? कैसे पूरा करते रहोगे? या वो वाटर जो आप प्रोवाइड करने की बात करें वो इतना कंटामिनेटेड होता है, उसमें आर्सेनिक वार्सेनिक ये सब कुछ होता है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो फिर कम्युनिटीज़ के पास एक्सेस है ही नहीं है वाटर का। ओके, एक क्वालिटी वाटर और सस्टेन्ड वाटर इज द मैटर। ओके, ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल रही है। मतलब आप पंप लेस करो, एग्रीकल्चर की वजह से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, यू पंप लेस वाटर फॉर इरीगेशन। Okay, the remaining SDG targets pertain to, okay, this is not important. What are the key commitments? की कमिटमेंट्स क्या है? कॉन्फ्रेंस की हम बात कर लेते हैं। अगर हम इस साल की कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें रिजल्ट क्या है? 7 मंथली वॉलंटरी कमिटमेंट्स बाय फिलैंथ्रोपिक डोनर्स, गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस एंड एनजीओज। इसमें से इंडिया ने भी कुछ कमिटमेंट की है $50 बिलियन की, कि हम इम्प्रूव करेंगे रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज को जल जीवन मिशन के तहत। अगर हम टेक्नोलॉजी फ्रंट की बात करें तो जो स्पेसिफिक, अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक इनोवेशंस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बहुत सारे और प्रपोजल्स आए, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। देयर आर ऑलरेडी मैनी सोल्यूशंस। आप जानते हैं बात क्या करनी है, हमें एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना है। और इसके लिए पता आप क्या कर सकते हैं? आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी। आप W12+ ब्लूप्रिंट देखिए, ये क्या है? W स्टैंड्स फॉर वाटर, आप याद रखिएगा, तो वैसे आप आंसर कर देंगे। यूनेस्को के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएंगे, इट होस्ट्स सिटी प्रोफाइल्स एंड केस स्टडीज ऑफ प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज जो एड्रेस करती है कॉमन वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस को। ओके, और साथ ही में एक एफर्ट भी किया गया है मेकिंग राइट्स रियल। ओके, of making an effort called making rights real, offered to help marginalized communities and women understand how to exercise their rights, अवेयरनेस जनरेट करना कि आपके राइट्स ये हैं। सिमिलरली द वाटर फॉर विमेन फंड जो एस्टैब्लिश किया गया है वो मैकेनिज्म्स को ऑफर करेगा फॉर मोर इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन आउटकम्स फॉर वुमेन। लेकिन जो कमिटमेंट है वो जो लिया जाएगा उसमें ये कमिटमेंट्स उठाएंगी जाएंगी या नहीं वो हम देखेंगे, कितना बाइंडिंग हो पाएगा कितना नहीं वो हम देखेंगे। अब देखिए 2 से 3 आर्टिकल्स जो रह गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन बेस्ड है, तो वो हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।